बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सुनो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद, और उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। और मैं हूँ ज़हर मलिक, मेरी तरफ से भी आपको अस्सलाम वालेकुम। आपको सदाए रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं और आप सबको रमज़ानुल मुबारक का 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, यानी निस्फ रमज़ान। वक्त नाज़रीन कितनी तेज़ी से गुजर रहा है, अंदाज़ा लगाइए कि आधा रमज़ानुल मुबारक जो है वो गुजर भी गया है और अभी लग रहा है कि जिस तरह से दूसरी तीसरी आपने इफ्तारी करनी है, तो जनाब वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर। बिल्कुल, और ये वो मोड़ है जहां हम पिछले 2 हफ्तों के अमाल का जायज़ा भी लेते हैं और बाकी रह जाने वाले कीमती आयाम के लिए ख़ुद को तैयार भी करते हैं। और ये मग़फ़िरत की घड़ियां हैं जहां रब्बे करीम की रहमतें जोबन पर हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस माह मुक़द्दस की रुखसती की जानिब बढ़ रहे हैं, इसलिए आज की इफ्तारी से पहले की ये घड़ियां हम सब के लिए बहुत अहम हैं। अपने अजीज़ों अकारिब और ख़ास तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़ास तौर पर दुआएं करें, इन चीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की अगर हम बात करें, इस वक्त बारूद के उस दहाने पर है जहाँ से वापसी का रास्ता शायद ख़त्म हो रहा है। तेहरान से अस्फ़हान तक पिछले 6 रोज़ में 1000 से ज़ायद लाशें गिर चुकी हैं और 5000 टन इसराइली बारूद गिराया जा चुका है। सदर ट्रंप का दावा है कि ये हमला ना होता तो वो हफ्तों में ईरान एटमी ताकत बन जाता। ये वैसे ही प्रोपेगेंडा है जो इराक पर हमले से पहले किया गया। अब चीन और रूस सिफारती तौर पर मुतहरिक हो रहे हैं और मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने यूरोप की गैस की बंदिश की धमकी दी है। ऐसा नजर आता है जैसे अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग की कीमत अरब इत्तेहादी और यूरोपीय यूनियन अदा करते दिखाई देते हैं। तो क्या ये जंग अमेरिकी सदर की सियासत को ले डूबेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ईरान भी हम देख रहे हैं कि खामोश नहीं है। ईरान का दावा है कि 6 रोज़ा जंग में अमेरिका के 500 से ज़ायद फौजी हलाक हो चुके। खलीजी ममालिक के नाम अपने एक पैगाम में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि अमरीकी जारहियत का जवाब ज़रूरी था। अब ईरान ने रिजीम चेंज की कोशिशों पर इसराइल के एटमी मरकज़ दिमोना को निशाना बनाने की भी धमकी दे डाली है। एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इराक कुर्दों ने ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की है। क्या इसके पीछे भी अमरीकी एजेंडा और ईरान को अंदर से तोड़ने की साजिश का अगला मरहला है? इन तमाम स्ट्रेटेजिक पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका इसराइल फर्स्ट के एजेंडे पर काम कर रहा हो। वो दावे और प्रोपेगेंडा जो गुज़श्ता 30 साल से हम देख रहे हैं कि इसराइल कर रहा था कि ईरान एटमी बम बनाने से बस चंद दिन दूर है, वही जुबान अब सदर ट्रंप भी बोल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, क्या ये महज हमले को जवाब फराहम करने का सियासी बयानिया ही है? बहुत शुक्रिया ज़हर आपका और माम का, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आप इंट्रो में कह रहे थे, ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हो गई है, क्योंकि बड़ी जल्दी दुनिया एक ओपिनियन की तरफ जा रही है कि ये जंग मुसल्लत की गई है ईरान पर। ईरान का इस तरह कोई सबूत नहीं है इस तरह, और ये डिपेंडेंट है कि इसकी कितनी जल्दी और स्पीड शायद ज़्यादा हो जाए 2 चीज़ों पर। एक, ऑयल प्राइस कितनी जल्दी बढ़ती है, और दूसरा बुनियादी तौर पर प्रोहिबिटिव कॉस्ट ईरान कितनी इम्पोज कर पाता है अमेरिका पर, इजराइल पर, और जो एलाई या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में आपने देखा कि चंद दिन बाद ही इन्होंने जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी थी अमेरिकन हुकूमत ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि जी ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए अगर हम ना करते। ये जंग से पहले दी जाती है। आप बिल्डअप करते हैं कि एनवायरनमेंट अपनी फेवर में। ये नहीं होता कि जब जंग में आप रिटेलिएशन देखें तो फिर आप कहें कि हम पर ये हमला होने वाला था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी कहा है कि मैं सरप्राइज हुआ हूँ ईरान के रिस्पॉन्स पर, और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप को सरप्राइज होना भी चाहिए था कि ये हाफ हार्टेड किस्म की आपने एफर्ट की है, लॉजिक है नहीं उसके अंदर, लोग आपके साथ नहीं है, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया, और ऊपर से इनकी फोर्सेस की एट्रिशन भी शुरू हो गई है। आई थिंक ईरान के और उनके दरमियान सबसे बड़ा फर्क यही है कि ईरान तो जीत के लिए नहीं लड़ रहा, ईरान तो सस्टेनेबिलिटी के लिए लड़ रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो विक्ट्री के लिए लड़ रहा है। जी बिल्कुल खालिद साहब, अभी ताज़ा तरीन इतलात भी आ रही हैं कि आज़रबाईजान में ईरानी मिसाइल गिरा है। तो जिस तरह से ये ड्रोन्स या मिसाइल गिर रहे हैं, किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो किस तरफ जाती देख रहे हैं ये सूरत हाल आप?
माहम ये बुनियादी तौर पर ड्रोन्स होते तो कंट्रोल्ड ही हैं, तो ईरान को बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि ये बहुत लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं सही। और इसलिए ईरान बहुत ज्यादा तादाद में इनको इस्तेमाल कर रहा है। हार्डली $10,000 के करीब उनको एक ड्रोन पड़ता है और जो इंटरसेप्ट करता है, जो इजराइल में सिस्टम लगा हुआ है या जो मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों में लगा हुआ है, वो पैट्रियट मिसाइल लगा हुआ है। एक $10,000 के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए $4 मिलियन का एक मिसाइल है जो पैट्रियट है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इजराइल चाहता भी यही है कि जाहिर है जितनी से जल्दी काबू पा ले, लेकिन ईरान काउंटर ये कर रहा है कि उसकी कॉस्ट उल्टा इजराइल को बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है देनी। और अफोर्डेबिलिटी का इशू पिछली जंग में भी हो गया था कि उनकी राशनिंग करनी पड़ गई थी एंड पे उनको वॉर के, क्योंकि उनके पास मिसाइल खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि इतने मैसिव इनकी तरफ से फायरिंग होती थी ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स की। अब और ज्यादा डेवलपमेंट भी की है इन्होंने और स्टॉक पाइल भी किया है पिछले 7 महीनों में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि और ज्यादा उनका आर्सेनल जो है वेपन्स डिफेंस करने के हैं वो ज्यादा डिप्लीट हो जाएंगे। और मिडल ईस्ट में भी आपने देखा है, ऑल्दो उन्होंने सिंबॉलिक सिर्फ हमले किए हैं मुख्तलिफ जगहों पर मिडल ईस्ट में, लेकिन उसके बावजूद कितना बिजनेस का नुकसान हुआ है, ट्रैफिक रुक गई है, टूरिज्म रुक गया है, इन्वेस्टमेंट दौड़ गई है यहाँ से, तो सब कुछ है। ईरान मेरा ख्याल है स्लो एंड स्टडी करेगा और उसने, क्योंकि जैसे मैंने कहा, सिर्फ सर्वाइव ही कर। खालिद साहब, ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर रिएक्टर को अब निशाना बनाने की खुली धमकी दी है। क्या आलमी बरादरी तेहरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन में तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्टार्टर है इनका सारा प्रोजेक्ट। उसकी वजह ये मैंने देखी है, जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ और जितनी मैं थोड़ी सी वॉर ऑप्शंस को समझता हूँ, ये जब उन्होंने पहली तकरीर की थी, वो तकरीर के अंदर फॉल्ट मुझे नजर आया था। देखिए, जब आप अमेरिका जैसा सदर, जो दुनिया का सबसे ताकतवर अपने आप को कहता है, इनविंसिबल कहता है, इनवनरेबल कहता है हमारी फौज है, ये हाइप और एक्सपेक्टेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद पैदा की थी लोगों के ज़हनों में, पहली बात। लेकिन जब आप हमलावर होते हैं, तो मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के पोस्चर की वजह से, क्योंकि कमांडर इन चीफ हैं वो आर्म फोर्सेस के अमेरिका, तो आप स्ट्रेंथ देखिए कितने पावरफुल शख्स है वो। अपनी तकरीर के अंदर मैं 3 इंग्रेडिएंट चाहता था कि वो कवर करें, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कवर करें। एक, कि मेरी ये जस्टिफिकेशन थी वॉर की, या ये हालात हो गए थे जिसकी वजह से मुझे जंग लड़नी पड़ी, एथिकल या नो एथिकल वो बाद में बात करें। नंबर 2, उनको चाहिए था ऐलान करना मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेरा रोड मैप क्या है जंग को लड़ने का। नंबर 3 होना चाहिए था कि एंड गेम क्या होगा, जब मैं ये अचीव कर लूंगा मैं सीज फायर कर दूंगा। तो ये 3 तो मिसिंग, 2 मिसिंग थी। उन्होंने कहा मैंने जंग लॉन्च कर दी है, और दूसरी रेसिपी उन्होंने कही, बजाय ये कहने के कि स्ट्रैटेजी मेरी क्या होगी, बजाय ये कहने के कि मैं अनफोल्ड कैसे करूंगा या कंक्लूड कैसे करूंगा, दूसरी उन्होंने लोगों को, ईरान के लोगों को कहा कि जाकर जनाब कब्जा कर लें हुकूमत पे, हमने आपके लिए माहौल पैदा कर दिया। ये इतनी बड़ी सुपर पावर अपनी फॉर्मुलेशन में, जो रेसिपी कहते हैं जिसको हम, रेसिपी के अंदर आप दुश्मन मुल्क के अवाम को कैसे रख सकते हैं कि वो आके कब्जा करें? वो इंटेग्रल पार्ट आपकी स्ट्रैटेजी का नहीं हो सकते, वो बोनस हो सकते हैं, जो मैं समझने से कासिर हूँ। जिसकी वजह से मैं हैरान भी हुआ कि आप एक दुश्मन के मुल्क के लोगों को अपनी फॉर्मुलेशन का हिस्सा बना रहे हैं। वो तो बोनस है, अगर वो टेक ओवर कर लें तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी अनफोल्डिंग जल्दी हो जाएगी, आप कंक्लूड जल्दी कर लेंगे, आपको विक्ट्री जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ईरान लोगों को मैं जितना जानता हूँ और अब तक मैं जितना पढ़ पाया हूँ, वो रेजिलियंट कौम है, 5000 साल पुरानी तारीख है। बाकी ये सब मिडल ईस्ट के मुल्क और इवन अमेरिका कहीं बाद किया, और मोस्टली जो मिडल ईस्ट में मुल्क हैं तो World War I के बाद के हैं। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजॉल्व इतना है ईरान का, डेफिनेटली मेरा ख्याल है, क्योंकि अल्टीमेटली ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ, मैंने जैसे कहा कि सिर्फ एक प्रोलॉन्ग करना है, कॉस्ट बढ़ानी है अमेरिका के ऊपर और उनके जो इत्तेहादी। अच्छा खालिद साहब, 1000 इराकी कुर्दों का ईरान में दाखिल होना क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? क्या ईरान के लिए फजाई हमलों से ज्यादा ये जमीनी अंदरूनी बगावत खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए माहम, होता यह है कि ईरानी कौम, जितना मैं जानता हूँ, हम सब जान चुके हैं कि इख्तलाफात जरूर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो हुकूमत से खुश नहीं होंगे, लेकिन अक्सर एक बात हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका ने पिछले 47 सालों में इस मुल्क पर सैंक्शन लगाई हुई है। तो जब आप सैंक्शन लगाते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो सैंक्शंस का एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर फायदा भी होता है उस मुल्क को। नुकसान ये होता है कि उनकी हालत अच्छी नहीं होती, इक्तिसादी दुनिया में नंबर 3 मुल्क पर तक तेल है उनके पास, फिर भी उनको डेवलपमेंट नहीं मिल रही, इकोनॉमिक हालत नहीं बदल रही, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई है। ये तो होता है नुकसान, लेकिन उस मुल्क को एक फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि जो भी उधर गवर्नेंस के काबिल नहीं होती चीजें, मैं ईरान की बात नहीं करना, मिस गवर्नेंस हो, करप्शन हो,
उसका इल्जाम हुकूमतें इस तरह की सैंक्शंस को लगाकर अपने लोगों की तसल्ली कराने में कामयाब हो जाती हैं कि हमारा जो बुरा वक्त है, हमारी जो इकोनॉमिक हालत खराब है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये तो सैंक्शंस की वजह से। तो एक टू प्रॉन्ग फायदा हो जाता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मेरा ख्याल है शायद ये हुकूमतें जो भी सैंक्शन लगाती है उनको ये सोचना चाहिए कि एक किस्म की उन मुल्कों को सर्वाइवेबिलिटी भी मिल जाती है। तो फिफ्थ जनरेशन ये मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट होने लगे। आखिरी बात इस पे ये है कि जो लोग मुखालिफ होते हैं वो तो मुखालिफ होते हैं, जो हिमायत में होते हैं हिमायत होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दरमियान में न्यूट्रल पोजीशन लिए होते हैं। जब इस तरह का हमला होता है, आपके 49 लोगों को शहीद कर दिया जाए पहले दिन, तो एक यूनिटी दोबारा आ जाती है। जो लोग होते हैं ना वेटिंग ऑन द फेंस, वो प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं। और यही हुआ है कि कोई मुजाहरे नहीं हुए, कोई सिग्निफिकेंट किस्म की रेजिस्टेंस नहीं आई, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, ईरानी कौम जो है वो बल्कि ज़्यादा मुत्तहिद और यकजा नजर आई है इसके बाद। खालिद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। सर, लास्टली हमें ये बता दें कि हम बड़ा दावा सुन रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि बूट्स ऑन ग्राउंड, और अगर इसराइल और अमेरिका ज़मीनी हमला कर देते हैं तो क्या ईरान की पासदाराना इनकलाब कुरीला जंग के जरिए मशरिक वस्ता का वियतनाम बनाने की सलाहियत रखती है, इसके लिए तैयार है? मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर समझदाराना इकदाम होगा। मैं इससे ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते करते मैं रुक गया हूँ। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल इलॉजिकल है और आउट ऑफ द बॉक्स ये सोल्यूशन किसी ने अगर उनको बताया तो बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपके व्यूअर्स को याद करा देते हैं कि वियतनाम जंग में क्या हुआ था। खासतौर पर आप तो दोनों जो नौजवान और आपके व्यूअर्स भी ज्यादा होंगे इसी तरह की, उनको बताता मैं चलूं कि वियतनाम जंग 1975 तक हुई थी, से लेकर 20 साल तक, 21 साल तक लड़ी गई थी। ये 54 से लेकर 1975 तक, और उसमें 58,000 सिर्फ अमेरिकन मरे थे और 33 लाख वियतनामी मरे थे। 33 लाख, इतनी बड़ी तादाद जरा विजुलाइज करने कितने गुना ज्यादा। लेकिन अमेरिका फिर भी हार गया था, क्योंकि अमेरिका लड़ रहा था आज के जो डिजाइन है उसी तरह, रीजनल हेजेमनी, रीजनल कंट्रोल, रिसोर्सेज पर काबू। और उस वक्त रूस, सोवियत यूनियन एक सुपर पावर होता था, तो 2 सुपर पावर थे, तो मुकाबला था, कोल्ड वॉर भी थी। इस सारे के बावजूद वियतनामी सिर्फ एक वजह से जीते थे, क्योंकि उनकी बका की जंग थी। उनका मकसद पॉजिटिव था। उनको पता था कि अगर हम हार गए तो हमारा सर्वाइवल एट स्टेक है। यही ईरानी कौम का हाल है। तो मेरा ख्याल है हिस्ट्री मेरे जैसे स्टूडेंट्स को अगर याद है तो अमेरिकियों को तो बहुत अच्छी याद है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। और देखना अब ये है कि सूरत हाल कहाँ तक जाती है। छठे रोज़ में ये जंग जो है वो दाखिल हो चुकी है और उधर से इतलात ये भी आ रही हैं कि आज़रबाईजान में भी ईरानी ड्रोन गिरा है, 2 शहरी ज़ख्मी होने की भी इतलात आ रही हैं। तो ये जो बारूदी खेल है ये ख़त्म ही होना चाहिए और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, अमन की बात होनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आप इस तरह के दावे करें कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, ज़मीनी कार्रवाइयाँ करेंगे, जो हैं वो हम उतार देंगे, इसका फिर नतीजा जो है वो कुछ और भी निकल सकता है। माजी के जो वाक़यात हैं उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है अमेरिका और इसराइल। एग्जैक्टली, ये वही हैं जो जंगें रुकवाने की बात कर रहे थे और उन्होंने ये जंगें शुरू कर दी और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बयानात देते ही रहते हैं। अब हम मईशत के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद कि तेल, ये जो आबनाए हुर्मज़ अगर बंद हो जाता है तो तेल की अगर किल्लत होती है तो क्या असरात होते हैं, मुल्क की मईशत पर क्या असरात होते हैं, ओवरऑल खित्ते पर क्या असरात होते हैं। तो देखते रहिए सदाए रमज़ान। एक बार फिर से आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता के तपते हुए सहराओं से उठने वाली जंग की चिंगारियाँ बराह रास्त पाकिस्तान के किचन और सनतों तक पहुँचती दिखाई दे रही हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने आबनाए हुर्मज़ के इस तंग रास्ते पर सवालिया निशान लगा दिया है, जहाँ से हमारी ज़िंदगी की दौड़ यानी कि 90% तेल और गैस की जो है वो गुजरती है। तो क्या हम एक ऐसे मुआशी तूफ़ान के दहाने पर खड़े हैं जिसका मुतबादिल हमारे पास मौजूद ही नहीं? अगरचे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 28 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की नवीद सुनाकर थोड़ी तसल्ली देने की कोशिश की है, लेकिन बात यह कि क्या एक माह बाद ज़िंदगी थम जाएगी? हुकूमत ने सऊदी अरब से देखें तो बंदरगाह के ज़रिए मुतबादिल रास्ता तो मांगा है, लेकिन बहरे अहमर की अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल भी कुछ आइडियल नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ कामरान खान साहब और मारूफ माहिर तवानाई डॉक्टर बशारत हुसैन साहब, जो हमें बताएंगे कि टैंक खाली होने से पहले हमारे पास प्लान बी एक्चुअली क्या होना चाहिए। आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ईरान का अपनाए हुर्मज़ से एक बूंद तेल ना गुजरने देने का चैलेंज जो है आलमी मईशत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या चीन और भारत जैसी बड़ी मईशतें अमेरिका को इस हद तक जाने देंगी जहां तेल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएं? कामरान, पहले आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ये क्राइसिस तो मौजूद है और देखा जाए तो बहरान शुरू हो चुका है, तवानाई का बहरान। उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोल की जो सप्लाई चेन है वो मुअत्तल हो चुकी है। यानी इसका मतलब यह है कि जो दरामद होता है तेल वो अब दरामद नहीं हो पा रहा। जो वेजल्स आने थे वो नहीं आ सकेंगे अब, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जो इस वक्त मशरिक़ वस्ती का बल्कि पूरे रीजन की जो सूरत हाल है उसमें अब ये सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त तात्तुल का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब कोई तेल का जो है वो तेल का वेजल जो है यानी कोई नई खेप जो है वो नहीं आ सकेगी और जो हमारे पास रिजर्व्स हैं सिर्फ उन्हीं से काम चलाया जाएगा। अब देखिए सिचुएशन यह है कि हम 90% हमारी जितनी टोटल कंजप्शन है उसमें हमें 90% जो है वो डिपेंड करना पड़ता है अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर। यानी 90% अपनी ज़रूरत का तेल जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं और सिर्फ 10% जो है वो यहाँ पर लोकल प्रोड्यूस होता है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन पूरी हमारी जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है ये हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर ही होती है। यानी बाहर से तेल आएगा तो हमारी पेट्रोल जो है वो उसकी ज़रूरियात जो है वो पूरी होंगी। अब उस हवाले से ये देखिए कि जब न सिर्फ ये कि ये सप्लाई चेन जो है वो रुकी है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इस कशीदगी की वजह से जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यानी ये दोहरी सूरत हाल है, दोहरी मुश्किल दरपेश है। एक तो ये कि ऑयल महंगा भी हो रहा है और दूसरी बात यह है कि उसका यहाँ तक पहुँचना जो है वो भी मुश्किल है। तो इस सारी सूरत हाल में मुल्क में जो है वो बहरानी कैफियत का अगर मैं कहूँ कि आगाज़ हो गया है तो इसमें ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अब हम डिपेंडेंट हैं अपने जितने ज़खायर हैं वो जो 21 दिन के ज़खायर मैंडेटरी होते हैं पेट्रोलियम कंपनियों को रखने के लिए, हम अब उस ज़खीरे में से जो है वो अपना पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें इस्तेमाल करेंगे। ये सूरत हाल बन चुकी है और हमने देखा भी है बिजली या तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो ओवरऑल महंगाई भी बढ़ जाती है, बहुत कशीदा सूरत हाल हो जाती है। बशारत साहब आपकी जानिब भी आऊँगी, तकनीकी तौर पर 28 दिन का ज़खीरा एक मुल्क के लिए कितना बड़ा बफर होता है। अगर आबनाए हुर्मस एक माह से ज्यादा बंद रहती है तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पावर सेक्टर को किस नौयत के शटडाउन का सामना करना पड़ सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए 25 से 26 दिन का हुकूमत ने ऐलान किया है कि उसके पास ज़खीरा मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है सऊदी अरेबिया के साथ, बल्कि कर लिए हैं, जिसमें कि एक ऑल्टरनेट रूट है जिसमें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं आता, वहाँ से जो है तेल लाया जाएगा। सिर्फ ये एक फ़र्क ये पड़ेगा कि वो फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे क्योंकि वो दूर है जगह, वो पोर्ट सऊदी अरब की, और इसी तरह इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो तेल की कीमत पर असर पड़ेगा और तेल की कीमत ज़्यादा होगी। तो हुकूमत इस तरह के मेजर्स ऑलरेडी ले रही है। यूएई के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर जो उसकी पोर्ट है वहाँ से पाकिस्तान को तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई जो हो सके। इसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत ये भी सोच रही है कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसका काम है, ताकि जो दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं, जो स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं और जो भी अपने काम पर जाते हैं या किसी भी तरह से वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बसें इस्तेमाल करते हैं, अपनी मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, उनको जो है घरों से काम करने का ऑप्शन दे दिया जाए और वो घरों से काम करें। इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल की बचत हो जाएगी। फिर हुकूमत ने ये भी किया है कि सनतों को जो है, देखें अभी जो हमारी सबसे ज़्यादा इस वक्त गैस की खपत होती है वो है फर्टिलाइज़र की सनत में। तो फर्टिलाइज़र की सनत को गैस जो है अब कम कर दी गई है, बल्कि बंद कर दी गई है, और वो जो है जिसको LNG से सप्लाई हो रही थी वो तो बिल्कुल बंद हो गई है। तो वो इस तरीके से करके घरों को गैस दी जाएगी जो कि हमारी इंडिजिनस जो पैदावार है, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, जिसे सुई गैस भी कुछ लोग कहते हैं, वो जो है नेचुरल गैस से जो पाकिस्तान में पैदा होती है, कोशिश की जाएगी हुकूमत की कि उससे सप्लाई दी जाए घरों को कम से कम। तो एक और बात ये हो सकती है, हुकूमत अगर ये जंग देर तक चलती है जी, तो हुकूमत जो है CNG स्टेशंस को फिर से फाल करवाए और जो है एक महदूद पैमाने पर लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो CNG से अपनी गाड़ियां चलाएं, ताकि ये है कि जिनके पास CNG किट्स लगी हुई हैं अब वो बिल्कुल ठीक है। यानी हुकूमत सऊदी अरब से एक तो मुतबादिल रूट के हवाले से भी बात कर रही है और मुतबादिल पॉलिसीज़ भी जो हैं, हिकमत अमली भी हैं, वो भी तैयार की जा रही हैं। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। कामरान आपकी जानिब आएंगे कि इस्लामाबाद के हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मामलात पर। ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना ने तो कह दिया कि घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बंद कमरों के इजलासों में
इस वक्त तशवीश की लहर किस हद तक है? क्या हुकूमत तैयार है या हम सिर्फ वक्ती तौर पर हालात को टाल रहे हैं और ये अंदाजे लगा रहे हैं कि जनाब इतनी लंबी ये जंग नहीं चलेगी? जी देखिए, वज़ीर ख़जाना से आज भी पार्लियामेंट हाउस में उनसे उन्होंने मीडिया से बात की और इसी हवाले से इसी क्राइसिस के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि जी हम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और इस हवाले से एक बाकायदा पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें पेट्रोल की जो कंजप्शन है उसको कम करने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। उनका यह कहना था कि रोज़ाना हम 2 बजे ये इजलास होता है, उसमें जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल होते हैं और उस हवाले से सूरत हाल को बाकायदा इसको रखा जा रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। लेकिन उसमें जो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त फौरी तौर पे दरपेश है वो ये है पेट्रोलियम की यानी पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बायस अब हुकूमत को भी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इस हवाले से हमारे ज़राए का यह कहना है कि एक समरी जो है वो तैयार हो चुकी है और वो वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी अप्रूवल के लिए। वज़ारत पेट्रोलियम जो है ये इसकी पेट्रोल की कीमत जो है वो 20 से 25 रुपए फ़ी लीटर बढ़ा रहा है। इतना बड़ा जंप जो है वो अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो ऐसी सूरत में फिर पेट्रोलियम कंपनियां भी और पेट्रोल पंप मालकान जो हैं और जो दीगर इससे जुड़े हुए इस बिजनेस से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं जारी है। उनके लिए साथ ही रहेगा। अच्छा बशारत साहब, मुआशी बहरान हमेशा सियासी अदम इस्तेहकाम लाता है। अगर तेल की कीमतों में अचानक 50 या 100 रुपए का इजाफा करना पड़ा तो क्या मौजूदा सियासी सेटअप इस अवामी दबाव को झेल पाएगा? आपको हुकूमत के कदम जो है वो उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो हमें जो है मीडिया के जरिए इस तरह की खबर नहीं देनी चाहिए कि 50 रुपए या 100 रुपए बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ वो फिर दबा कर बैठ जाएंगे और वो बेचेंगे नहीं। उन्हें ये लगेगा कि जो हमारे पास ज़ख़ीरा है ये हमारा 50 या 100 रुपए फी लीटर ज़्यादा में बिकेगा। वो अभी तक कोई फैसला इस सर वो तो हम 300 रुपए तक भी देते रहे लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, आवाम आदी है। इसमें मैं अर्ज करूँ ना कि इसमें अब ये है कि हुकूमत ये सुना है कि फैसला करने जा रही है कि पहले 15-15 दिन के बाद फोर्टनाइटली ये रिव्यू करते थे पेट्रोलियम प्राइसेस को और उसके बाद कम या ज्यादा करते थे। अब वो है कि क्योंकि एक बड़ी तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है तो शायद ये 1 हफ्ते के बाद रिव्यू हुआ करे। कीमतें तो बढ़नी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है ना हुकूमत को काबू करना पड़ेगा कि ये ना हो कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाए, जिससे कि एक बहुत बड़ा जो है बहरान आ सकता है। तो पहले से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए और हमारा ताजिर तो आपको पता है कि वो उसको तो मौका चाहिए कि किस तरीके से वो कौम को लूटे, अवाम को लूटे। अवाम को भी चाहिए कि वो इस तरह का कोई पैनिक पैदा ना करें और जाकर हर आदमी जो है अपने टैंक को फुल करवाने की कोशिश ना करे। देखें आगे सूरत हाल किस तरफ जाती है। हाँ, ये जरूर है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो 73 रुपीज पर बैरल था वो तेल वो जो है बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशैन साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब सूरत हाल यही है कि इस वक्त हम जो ज़ख़ीरा हुकूमत के पास मौजूद है उससे पेट्रोल आपकी गाड़ी के अंदर आपकी बाइक के अंदर जो डल रहा है वो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत जो है वो सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रही है कि जनाब किसी मुतबादिल रूट से आबनाए हुरमज़ के अलावा पेट्रोल जो है वो फराम कर दिया जाए, लेकिन उसके ऑब्वियसली फ्रेट चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और फिर कीमतें पेट्रोल की बढ़ेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों को रोकना और ऐसे में डेफिनेटली पैनिक नहीं होना, आवाम में भी पैनिक नहीं होना चाहिए। हुकूमत कोई ना कोई पॉलिसी होपफुली आगे आने वाले दिनों में बनाएगी और कोई ना कोई अल्टरनेट वेज होंगे जिसके थ्रू हमें तेल मिलेगा। चलें थोड़ी सी महंगाई हो जाएगी और उम्मीद करते हैं कि ये जंग ही रुक जाए और ये सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाए। तो नाज़रीन अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान, तो स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करची जामे शीरी ने, जो कि बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट है, और हमें स्पॉन्सर किया है सेब्रोसो ने भी, क्योंकि सेब्रोसो के पकोड़े हो, कचौरी हो, समोसे हो, गोला कबाब हो, पॉपर्स हो, वो जल्दी और फटाफट रेडी हो जाते हैं। और आज हमारे साथ डालडा भी होगा, क्योंकि हमारा और हमारी माओं का भरोसा है डालडा, और डालडा के साथ हमें स्पॉन्सर किया है किन्नौर ने भी। तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके आज क्या बनने जा रहा है वो बताएंगी शेफ़ अनम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज मुझे लग रहा है कि बिरयानी या पुलाव बनने जा रहा है। बिल्कुल पुलाव में तो हम डायरेक्टली चावल डाल देते हैं ना, तो फॉर श्योर बिरयानी ही बनेगी आज। वाह, वाह, वाह। और बिरयानी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नेशनल डिश है। हाँ, क्योंकि सबको ही पसंद है। नेशनल भी आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल। जब भी कभी आपको कोई पाकिस्तानी मतलब आपको रिवायत के बारे में भी अगर आप देखें तो उसमें शाही खानों में बेसिकली बिरयानी का नाम आता है। तो मुगलाई दौर में भी बिरयानी बड़ी खाई जाती थी, और अब तो बिरयानी में इंतहाई वेरिएशंस आ चुकी हैं। और एक चीज़ बड़ी कॉमन है बिरयानी को लेके, तो कराची वाले और लाहौर वाले जो हैं वो बिरयानी पे बड़ा लड़ते हैं। वो कहते हैं हमारी, हाँ, कुछ कहते हैं ना, मतलब आलू वाली बिरयानी। हाँ, कुछ कहते हैं कि बिरयानी में आलू का क्या काम। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? तो वो कि कोई कहता है जी लाहौर वाले कहते हैं कि बिरयानी नहीं, लाहौर वालों को बनानी आती, कराची वाले ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आप आलू डालें, अपनी मर्जी की कुछ भी डाल लें, लेकिन बिरयानी वाली शक्ल होनी चाहिए, पुलाव वाली नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है, जैसे कि हमने बात कर ही ली है, तो हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम बेसिकली यूज़ करेंगे सेब्रोसो के चिकन ड्रम स्टिक्स। आप चाहें तो बिरयानी कट की, सेब्रोसो की जो बिरयानी कट है उसके साथ भी बना सकते हैं, तो बड़ी ही अच्छी सी जो है आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी खाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, मगर ये है कि आपका आउटकम बड़ा अच्छा सा निकल आता है। ज़िंदगी जो है वो सेब्रोसो ने हमारी बड़ी ईजी कर दी है कि अगर आप चाहें तो आप अकेले ड्रम स्टिक्स के साथ भी जो है वो बिरयानी को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि चिकन में सबसे फेवरेट पार्ट जो होता है वो लोगों का होता है ड्रम स्टिक्स। तो फिर आज शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहला काम करते हैं हमेशा की तरह आग लगाना। आग लगाएं और आप इसमें डालें ऑयल, ताकि तब तक जो है वो ऑयल गर्म हो जाए। के बाद हमारी माओ का भरोसा डालडा ऑयल हम ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल। और मीनवाइल जितनी देर में ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके लिए जो है प्याज को कट कर लेती हूँ। हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी जन्नत थोड़ा सा और डालें। बस, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर जो है वो स्लाइसेस करके डालेंगे अनियंस। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। बिरयानी में आप टमाटर प्याज दोनों पेस्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये भी एक आपके पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है। और जितना मसाला आपको पसंद है आप उतना ही मसाला जो है इसका बना सकते हैं। अगर आपको कम मसाले वाली बिरयानी पसंद है तो कम आप डालें, अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली पसंद है तो आप ज़्यादा टमाटर प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 प्याज हम दरमियाने साइज़ के बिल्कुल 3 प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, और स्लाइसेस करके हाफ मून में। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं? अनम, मैं ये बात कर रही थी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो आजकल पाकिस्तानी ना बड़े हेल्थ कॉन्शियस, बड़े वेट कॉन्शियस हो गए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर चूज़ करना हो चावल या रोटी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यार पतला होना चाहते हैं कोई भी, बिल्कुल, तो क्या चावल खाए कि रोटी खाए? अच्छा, क्योंकि आपके पास अब जब से वक्त हालात जो है वो बदल चुके हैं, हमारे पास खाने की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। तो अगर आप रोटी और राइस दोनों खाना चाहते हैं तो आप दोनों खा के भी पतला हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। और वाइट राइस की जगह आप लोग उसको ब्राउन राइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर आपने आज चावल बनाए हैं और उसको आप रखें फ्रिज में, तो अगले दिन अगर आप वो खाएंगे तो वो आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, इज इट ट्रू? अगले दिन जो आप चावल खाते हैं वो आपका ज़्यादा वेट बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर आपने कभी देखा हो कि जब हम ये राइस बॉईल करते हैं तो इसके अंदर से एक वाइट कलर का जो है वो पानी निकलता है। तो वो बेसिकली आपके राइस के अंदर जितनी स्टार्च होती है वो निकल रही होती है, और जितने पुराने बासी राइस होते जाएंगे वो उतना ही आपके वेट को बढ़ाएगा। लेकिन वो जो पानी है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्किन के लिए उससे आप पूरा फेस वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल, और बालों के लिए बहुत अच्छा। ठंडा करके, गर्म वाला नहीं, बालों के लिए भी गर्म पानी आपके फेस को जला भी सकता है। बिल्कुल, हाँ, बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी। डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब हम इन प्याज है इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इतना इनको फ्राई करेंगे कि अच्छी तरीके से जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर जो है फर्दर स्टेप्स ऐड करना शुरू कर देंगे। तो मीनवाइल जो है मैं इसके स्पाइस में क्या क्या हमारे पास? बिल्कुल, स्पाइस में भी हम इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें जाएगी स्टार नीस, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता। ये बड़ा मैंडेटरी चीज़ें हैं आपकी बिरयानी के लिए। अगर आपकी बिरयानी में ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसका फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, जो साबुत गरम मसाले जितने भी हैं, जैसे सूखा धनिया, ये सब आपने जो है
उसके साथ ही ऐड कर देना है। प्याज के साथ? प्याज के साथ, एग्जैक्टली। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बिल्कुल। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे कि चिकन करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर चिकन को, जो है हम सबरोसो के चिकन ड्रम स्टिक्स यूज़ करने लगे हैं, और ये इसके अंदर जाएंगे सबरोसो के चिकन ड्रम स्टिक्स, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे अनटिल अनलेस हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाए, पक जाए। बिल्कुल। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और उसके साथ ही फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। ये 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर है और 1 टेबलस्पून ही इसमें गार्लिक का जाएगा। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, और इसमें जाएंगे स्पाइसेस। और अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। नमक ऐड करेंगे इसमें अब? नमक जाएगा हस्बे जायका, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे, तो बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए आपने ध्यान से डालना है। साथ में इसमें जाएगा जीरा पाउडर, उसके साथ पिसा हुआ जीरा पाउडर। जी। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्दी जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच या 1/4 या 1/3 कप, और 1 पैकेट तकरीबन हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला का। आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आलू बुखारा, इमली, ये सारा अगर आपको पसंद है तो इसी टाइम में ही हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और साथ में पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख देंगे अनटिल अनलेस हमारे टमाटर भी गल जाए और हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए। 2 से 3 आप टमाटर यूज कर लीजिए। 4 टमाटर है दरमियाने साइज की, जिसकी स्किन को हमने रिमूव कर लिया है, और अब इनको डालकर हम 1 से 2 दफ़ा स्टर करेंगे, और उसके बाद पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये तब तक पकता रहेगा जब तक हमारे चिकन जो ड्रम स्टिक्स हैं सबरोसो के सही से पक ना जाए, भून ना जाए। और फिर लास्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, और उसके बाद फिर बारी आ जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी एक हम किनौर की चिकन क्यूब भी ऐड करेंगे इसके अंदर, उसका भी और ये टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बड़ा अच्छा सा जो है ये फ्लेवर देगा आपके खाने को। तो 1 क्यूब हम इसके अंदर ऐड करेंगे किनौर की। आप चाहें तो जो बिरयानी वाली स्टॉक होती है वो भी इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 से 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक ये अच्छी तरीके से। तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये बिरयानी कैसी बनेगी और कितनी टेस्टी होगी। चिकन हमारा रेडी हो रहा है, चावल हमने भी बॉईल कर लिए, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी, और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। काली मिर्चें डाली हैं और अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। चिकन हमारा कुक हो चुका है। बिल्कुल, लेग पीस जो है अगर आप देखें तो बिल्कुल जो है वो चिकन ने ऊपर से बोटी को छोड़ दिया, दैट मीन्स कि अच्छी तरीके से जो है ये गल चुका है। अब इसको जो है असेंबलिंग करेंगे। सबसे मुश्किल काम जी, ये असेंबलिंग के लिए टेक्निकल काम। थोड़ा सा इसको पहले इधर कर लेते हैं, और इसको हम इसमें फोर करना शुरू कर देंगे। और अब ये है पहली लेयर। जी, ये लेयर्स हम सिर्फ 2 ही लेयर लगाएंगे। सबसे पहले राइस की लेयर, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दोबारा से मसाला, और उसके ऊपर जाएंगे राइस। मसाला कौन सा ऐड करेंगे? ये चिकन मसाला। चिकन मसाला। और अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। हमने 1 kg की क्वांटिटी से ही चीज़ें बनाई हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। और ये चला गया है इसमें मसाला, तो थोड़ा बहुत जो है रिमेनिंग वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। और अब हम चावल ऐड करते हैं। हाँ जी। और ये जो इसमें जितना भी ऑयल है ये हमारे उसके लिए बहुत होगा जो हमने अपने राइस के लिए। अब इसकी बारी आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मैं उठा लेती हूँ यहाँ से।
हैं इधर, और मैं राइस को ले आती हूँ। जो बिरयानी की एक रिवायती खुशबू है ना, वो आना शुरू हो गई। बिल्कुल। जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदला ज़माना ना बदला डालडा। और इसमें जाएंगे सबसे पहले हरा धनिया इसके ऊपर। अच्छा, राइस के ऊपर हरा इस तरह मसाले पे डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो सब्जियां हैं उसके रंगत जो है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती। इसमें जाएगी हरी मिर्चें, आप चाहें तो इसमें फ्राइड अनियंस भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें जाएंगे लेमन स्लाइसेस। ये ऑप्शनल है, कुछ लोगों को नहीं पसंद, कुछ लोगों को नहीं डाल सकते, आप स्किप कर सकते हैं। और अब ये जाएंगे इसके ऊपर राइस, और अब इसके बाद हम देंगे दम। 20-25 मिनट का इसको दम लगाएं अपने घर में तकरीबन, ताकि अच्छी तरीके से जो है आपके राइस वो बिल्कुल दम हो जाए। अब ये राइस को जो है हम दम लगाएंगे और नीचे रखेंगे हम तवा, ताकि अच्छे से जो है हमारे राइस दम पे लग जाए। दम लग जाए, इस तरीके से आपने कर लेना है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर जो है वो ऐड करूँगी। आप चाहे जैसे बिरयानी का कलर आएगा। हाँ जी, आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और अब हम पहले टिश्यू से ज़रा हाथों को कर लेते हैं क्लीन, और साइड्स को भी कर लेते हैं थोड़ा सा नीट, ताकि जो है जब हम उसको करें तो वो जले ना। अब यहाँ से इसको उठा के पहले मैं तवा रखूँगी, और पहले टाइम पे आपने क्या करना है कि आपकी थोड़ी सी जो फ्लेम है वो इनिशियल टाइम के लिए आपने तेज़ रखनी है, और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुअली उसको कम कर देना है। और अब हम इसको लगाएंगे दम। ये अब लगेगा तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम, तो आपकी 20 से 25 मिनट के बाद हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। बिरयानी हमारी रेडी हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पीने में क्या है आज, ड्रिंक में क्या है? आज जो है जी करशी इलायची शरबत के साथ हम बनाएंगे। सिंपल शरबत के अंदर हम जो है वो चिया सीड्स या बेसिल सीड्स आप डाल के मिक्स करें और उसको एंजॉय करें। अगर आप लेमन जूस डालना चाहे तो डाल लें, स्किप करना चाहे तो स्किप कर लें। चलिए अनम, बिस्मिल्लाह कीजिए और बनाइए आज की ड्रिंक। आज की रेसिपी के लिए जो है हमें चाहिए होगा 1 अदद ग्लास। अगर आप मुझे वहाँ से पानी का जग दे दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो इसमें जाएगा पानी सबसे पहले, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे कशी इलायची का शरबत। करशी, क्योंकि करशी में जितने भी अज्जा हैं वो सब के सब खालिस हैं। बिल्कुल, तो हम ऐसे ही ऐड करें। हाँ जी बिल्कुल, डाल दें आप। और इसके अंदर हम थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, और थोड़े से हम डालेंगे इसके अंदर तुखमलंगा। इसका बड़ा अच्छा सा जो है वो जायका आता है, मुझे लग रहा है रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन जाएगी। हाँ, तो इसमें हम ऐड करते हैं हम जी करशी इलायची शरबत। बिल्कुल, जो कि इस ड्रिंक का टेस्ट इन्हेंस करेगा, इसको टेस्टी बनाएगा। बिल्कुल। और ये और ग्रीन कलर तो वैसे ही रिफ्रेशिंग कलर है। बिल्कुल। और ये हो गई हमारी आज की जो रेसिपी है वो रेडी 1 मिनट में। बेसिकली हमने बनाया था आज करशी इलायची शरबत के साथ सिंपल करशी इलायची शरबत, लेकिन उसमें हमने थोड़े से जो हैं वो ऐड किए थे तुखमलंगा। आप चाहे तो इसी वक्त में इसमें थोड़े से जो है लेमन स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, प्लेन फाइन कट करके उनको, तो उसका भी बड़ा अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आपके इलायची शरबत में तो हमारा रेडी हो चुका है। बिल्कुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इफ्तारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम अपनी इफ्तारी का आगाज़ करेंगे ड्रिंक से, एंड देन हम बिरयानी पे हाथ साफ करेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ। तो अनम रेडी हो चुकी है जी। बिल्कुल, बिरयानी हमारी हो गई है रेडी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसको बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। एक टिप मैं आपको दूंगी कि बिरयानी को कभी भी जो है वो पूरा नहीं खोलते, आपने बस थोड़ा सा बिरयानी को हिलाना है जैसे। अच्छा, प्रॉपर मिक्स नहीं करना। प्रॉपर मिक्स नहीं करना। अगर आप कभी प्रोफेशनली देखें तो आप बिरयानी को वो हमेशा आधा खोलते हैं। कहीं पे आपको ऑरेंज चावल मिलते हैं, कहीं पे आपको येलो राइस मिलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर मिक्स नहीं करते। हाँ, वो प्रॉपर मिक्स नहीं करते। तो अब हम करेंगे प्लेटिंग। बिल्कुल, आपने भी ये टिप को फॉलो करना है और अपनी बिरयानी को सारा खोलना नहीं है, बिल्कुल साइड से आप निकालते जाएं। जब जब आपको जो राइस की ज़रूरत हो वो आप इस तरह करके ऊपर से उस पर डालते जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को वैसे भी कम मसाले वाली बिरयानी पसंद होती है, कुछ को ज़्यादा। लेकिन बिरयानी का असूल ही यही है कि आपने उसको तरीके से जो है वो खोलना है, ताकि जो है। और बिरयानी हमेशा स्पाइसी होती है। पुलाव आप कह सकते हैं, हाँ, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका बना सकते हैं, लेकिन बिरयानी तो स्पाइसी अच्छी लगती है। और ये हमारी
बिरयानी हो गई है रेडी। और अगर आप कहती हैं तो एक आध लेग पीस रख दें ऊपर। बिल्कुल आप पता रखें, चलना चाहिए लेग ना पीस कि तो भाई हमने सबकी फेवरेट है और सब कोई रोज़ों के- कोई हमारी टीम से शिकायत नहीं करेगा कि उसको लेग पीस नहीं मिला आज। बिल्कुल। तो सबको मिलेगा। और अब रिमेनिंग इसकी थोड़ी सी गार्निश करने के लिए हम इस पे ऐड करेंगे धनिया और हरी मिर्च। That's it। तो हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा और बहुत मजे की लग रही है, क्लीन कर लेते हैं, बड़े ही माइल्ड बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। हमने इसको रेडी किया है। आप इसी तरीके से इसको घर में बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज की जो है हमारी दोनों रेसिपीज़ वो हो गई है रेडी। क्योंकि हमने बनाया था सबरोसो की चिकन ड्रम स्टिक के साथ चिकन बिरयानी और करशी का आज हमने बनाया था इलायची शरबत। तो दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी और दोनों बहुत मज़ेदार लग रही हैं। यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ़ अनम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में है, लेकिन जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर, दमे या गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना एक संजीदा सवाल बन जाता है। कभी कभी गलत मालूमात की वजह से लोग जो है अपनी सेहत का नुकसान कर बैठते हैं या बग़ैर ज़रूरत के रोज़ा छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और हालिया तिब्बी तहकीकात ये बताती हैं कि सही एहतियाती तदाबीर के साथ बेशतर दायमी अमराज के मरीज़ रमज़ान के रोज़े बाखूबी रख सकते हैं। नेचुरोपैथी यानी कुदरती इलाज का शोबा भी रमज़ान में सेहत के हवाले से खासा मुफीद रहनुमाई फराहम करता है। तो आज हमारे साथ नामवर नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जनाब जमील मेहरवी साहब मौजूद हैं, जो तमाम मरीजों के लिए अमली मशवरे भी देंगे। जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। शुगर के मरीजों के लिए सबसे पहले तो सहरी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप तजवीज़ भी करेंगे कि ये बड़ी बेहतरीन है, जो सारा दिन आपके ग्लूकोज लेवल को भी मुस्तहकम रखें? बहुत शुक्रिया जी उज़र भाई। सबसे पहले तो ये है कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं ना, इनको आटा छोड़ना है, ये जौ पे जाएंगे। जौ का दलिया ले लें या जौ की रोटी बना के लें ना, तो वो बहुत अच्छी है। कोई और ग्रेन इसके साथ मिक्स करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, खाली जौ की रोटी। अच्छा, किसी दिन मकई की रोटी भी ले सकते हैं, कभी कभार बीच में जो है ना वो ज्वार की रोटी भी हो सकती है, बाजरे की रोटी भी हो सकती है। मतलब ये जो गंदम है ना उसको हम छोड़ेंगे, चूँकि गंदम GMO फूड है और उसके बेशुमार मसाइल हैं, और गंदम की वजह से हमारी जो शुगर लेवल है वो बड़ा स्पाइक करता है ना एकदम से। बिल्कुल। तो एक तो ये देखना है। दूसरा, इनको चाहिए कि ये जो हम वलायती अंडों पे लगे हुए हैं ना, जब वलायती अंडे लेंगे तो वलायती डॉक्टर भी आएगा, फिर वलायती दवाइयाँ भी आएंगी। तो उससे बेहतर है कि हम अपने देसी अंडों की तरफ जाएं। तो देसी अंडा जो है वो सुबह आमलेट के तौर पे हो जाए या फ्राई अंडा कर लिया जाए या अंडा उबाल के लिया जाए। लेकिन मेहरवी साहब कहते हैं कि ये मिथ है, अंडे दोनों मतलब सेम ही होते हैं, एग या प्रोटीन ही सेम नहीं होते। देखें, नेचुरली अगर हम देखें ना, चूंकि हमारा प्रोजेक्ट भी, मेरा जो सिखाना भी है वो भी बैक टू नेचर है। अब देखिए, एक अंडा है जो गैर फितरी है और एक फितरत के मुताबिक है। जो फितरी तौर पे देसी अंडा है उसमें से अंडे से अगली नस्ल यानी बच्चा भी, चूजा भी निकलता है। और जो ये वलायती अंडे हैं, ये जितने भी आप इसको लेके किसी मशीन में डाल दें, किसी मुर्गी के नीचे इसको डाल के आपको 40 दिन इंतजार करते रहें, कख नहीं निकलना उधर। तो वो अंडा थोड़ी है। इसलिए उसको खा के ना हम ये कहें कि नहीं जी अंडे जैसा है, अंडा नहीं है, अंडे जैसा है। जैसे मुर्गी है तो मुर्गी भी मुर्गी है, मतलब जो ना मां मार सकती है तो ना अंडे दे सकती है, तो उसको हम खाते हैं। देसी और वलायती अंडे में सेम प्रोटीन है, तो ये बात गलत है सर। 100% गलत है। प्रोटीन साबित ही नहीं हो सकती, इसलिए कि उसमें प्रोटीन होती तो बच्चे ना निकलते, उसमें अगली नस्ल भी आती। यही बात। तो वो पोजीशन ये है कि ये जिन्होंने अंडे बेचने हैं ना, वो ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो प्रोटीन से भरपूर है, जबकि उसकी खुराक में प्रोटीन देख लें किस तरह की है, जो कि मतलब अब तो उस पर और बहुत सारी राय आ चुकी हुई है। बहरहाल ये है कि ये सुबह को अंडा ले सकते हैं, उसके बाद सुबह को गोश्त जो है वो देसी मुर्गी ले लें या बकरे का गोश्त शोरबे वाला बना लें, उसका सालन ले सकते हैं। ये प्रोटीन लेनी है, मूंगी की दाल के अंदर प्रोटीन होती है, छिलके वाली, ज़रा पतली बनी हुई हो, काले चने शोरबे वाले बने हुए हो, उसको लिया जा सकता है। उसके अलावा शिमला मिर्च जो है वो बनाई जा सकती है। मेथी का सालन जो है वो सुबह लिया जा सकता है। कद्दू या टिंडे या शलजम है, इनमें से ये और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, सब्जियां जो कि हमें देर तक ज़रा मतलब हाजमे में भी आसानी पैदा करती हैं, बनिस्बत इसके कि आजकल जैसे सीज़न रहा है
रमज़ान में अभी चल भी रहा है उसमें कि लोग आलू गोभी मटर खाते हैं तो ये बादी होती हैं, गैसेस, ब्लोटिंग, उस तरह की एसिडिटी पैदा करते हैं। हाँ, भिंडी आई हुई है, भिंडी बहुत अच्छी है कि आप भिंडी खाएं, शाम को अफ्तारी में भिंडी ले लें तो आपकी बॉडी के जो है ना उसको वो डिटॉक्सिफाई भी करती है, साफ भी करती है। खासतौर पे जिनके कॉन्स्टिपेशनल इशू है उनके लिए भिंडी बहुत अच्छी है। और मैं अपने घर में मतलब कोशिश होती मेरी, मैं 2-3 दिन के बाद एक दफा लाजमी भिंडी बनवाता हूँ। कल मैंने उनको कहा कि मतलब पिछले 4 दिन से, हालांकि आजकल भिंडी जो है वो कोई 300 रुपए किलो के करीब मिलती है। अच्छा। लेकिन हम बहुत महंगा चिकन ले लेते हैं और बहुत सारी चीजें महंगी ले लेते हैं, तो 300 रुपए किलो हो तो कोई मुश्किल नहीं है। तो वो उसको बनाया जाए और थोड़ा सा ज्यादा प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से, अच्छा जीरे वाली भिंडी भी बनती बगैर प्याज के, खाली जीरे वाली भिंडी। तो ये वो सब्जियां हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती हैं, आपकी आंतों को अंदर तक पूरी तरह से जैसे ना वो साफ कर देती है, जैसे एलडीए वाले आ जाए ना और वो झाड़ू फेरते हैं पूरा सड़कों पे, सारे टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं आपकी बॉडी के। अच्छा, अस्थमा के भी जो पेशेंट होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है, सांस की रवानी मुतासर होती है जब रोज़ा रख लेते, तो नेचुरोपैथी में इसके लिए क्या रहनुमाई है? देखिए, इनको चाहिए कि एक तो ये सुबह को लौंग, दालचीनी और पुदीना का कावा लें, ठीक। और दूसरा हमने एक दफ़ा बताया भी था यहीं पे अपने प्रोग्राम में कि एक सेब और एक केला, उसको वो लौंग जो है वो लगा के तो वो रात को रख दें किसी आसमान के नीचे, खुले आसमान में जहाँ पे थोड़ी सी औंस पड़े, और उसके बाद सुबह जब ये सहरी के टाइम पे उठते हैं तो उस वक्त उसमें से लौंग निकाल लें और केला खा लें और सेब खा लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा भी करेगा, दमे से निजात भी दिलाता है। लौंग, दालचीनी और पुदीना का कावा भी इसके लिए बहुत अच्छा है। फिर ये सुबह अगर एक दफ़ा वो स्टीम ले लें ना, कि 2 चम्मच नमक ले लें और सफ़ेदे के पत्ते डाल के कोई 15-20 उसकी स्टीम बना लें और ऊपर कपड़ा डाल के वो उसकी स्टीम अगर वो लें तो वो भी आपके लंग्स को और फेफड़ों को क्लियर करती है। रोज़ा जो है ना वो हर बीमारी में ही हमेशा के लिए बहुत अच्छा रहा है। मैंने अभी कुछ पेशेंट्स को अपने रोज़े रखवाए हैं, मैं पहले भी रखवा रहा था उनको, मतलब कैंसर वाले जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, रमज़ान में भी मैंने सारे पेशेंट्स को कहा है कि रोज़ा लाजमी रखना है, क्योंकि रोज़ा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। तो फिर बीमारों को तो ज्यादा रखना चाहिए ना, एज पर कंपेयर टू के जो नॉर्मल है वो तो लोग रख ही रहे हैं। कैंसर तक के खुलियों को आपका रोज़ा जो है ना वो ख़त्म कर देता है, खा जाता है, ऑटोफेजी से ज़्यादा अच्छा अमल करता है। ऑटोफेजी भी वही चीज़ है, तो हमें इस तरह से देखना है। अभी मेरी कल एक पेशेंट है, उसके लिवर का कैंसर था, उसकी तमाम रिपोर्ट्स जो है ना वो 3-4 महीने में सारी क्लियर हो चुकी हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो गया। तमाम मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी रिपोर्ट्स हम साथ साथ जो करवाते रहे वो सारी मेरे पास पूरी फाइल। ये जो गुर्दों के मरीज हैं इनमें पानी की कमी एक बड़ा मसला भी बनती है। इफ्तार से सहर तक अगर हम देखें तो पानी पीने का दुरुस्त इनका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? देखिए, पानी अपनी प्यास के मुताबिक लेना है हर एक को। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ गुर्दों के, और गुर्दों के पेशेंट्स को तो वैसे भी डॉक्टर कह रहे हैं कि जी आप पानी कम पिएं, पानी कम पिएं, क्योंकि उनमें जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं या उनके पाँव और टांगों पे सो जा रही होती तो ये वैसे भी पानी कम पी रहे होते हैं, तो ये रोज़ा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी आप देखें तो 78% बॉडी के अंदर हमारे पानी वैसे ही मौजूद होता है। तो जब वो लेवल नीचे गिरता है ना, वो लेवल नीचे गिरता है तो फिर हमें प्यास भी लगती है, तलब भी होती है, तो फिर हम जिस्म डिमांड भी करता है तो हमें पानी भी पीना है। फिर पानी पीना है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात लेते हैं इनसे इज्तनाब करना है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, कि हमने हर शय की जिंदगी पानी से रखी है। तो पानी पीना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि सुबह उठ के 4-4 गिलास पानी पिए फिर अफ्तारी सहरी के बाद फिर आप हाँ सहरी बंद होने पे है तो लोग जो जग पकड़ लेते हैं कि भाई फिर सहरी के बाद आप सो भी ना सकें, फिर बार बार आप उठते हैं। वो कह रही हूँ मशरूबात की बात कर रहे हैं आप, तो चाय को हम कैसे भूल सकते हैं? सहरी में 1 कप चाय आप बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि मैं आपको बहुत सिखा चुका हूँ, लेकिन आप उस पे रहते हैं, जब कैमरा आता है तो आप कप इधर कर लेते हैं। नहीं, हम कैमरे के सामने चाय पी रहे होते हैं, हमें कोई वो नहीं है, हम बस छोड़ नहीं पा रहे। वो मशरूब नहीं है ना, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, चाहे वैसे भी पानी की कमी भी करती है, तेजाबियत भी करती है, गर्मी खुश्की का बहुत बड़ा सोर्स है और बेशुमार मसाइल पैदा करती है। आपकी बॉडी से वो जो आपको नींद लाने वाला जो हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करती है। हम नहीं कहते रात को कि नींद नहीं आ रही, क्या करें? चाय बना लो, चाय बनाते हैं तो उसके बाद सारों की नींद उड़ जाती है। तो हमें ना फितरत नेचर के करीब रहना है। दूध पीने का वो दौर था, वो ये थोड़ी है कि अम्मा दूध छुड़ा गई तो उसके बाद नहीं पीना, दूध पीना है उसके बाद भी दूध पिए, तो दूध ज्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू कि हम शाम को अफ्तारी में लस्सी ले रहे हैं, लोग दही खा रहे हैं, रात को तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। तो जरा हमें ना फितरत और नेचर के करीब रहे, एनर्जेटिक किस्म की चीजें लें जो
प्रोटीन मतलब पैदा करती है ना, उन चीज़ों पर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे नहीं, वो रहेंगे। सर दर्द भी तो होता है ना, आप सारा दिन सुस्त होते हैं तो कहते हैं एक चाय का कप पी लिया ना इफ्तार। तो वो अदरक जीरा और पुदीना का सही, कहवा पी लेना अच्छा, तो ज्यादा अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स की हम बात कर रहे थे, दालचीनी को पीस के उसका पाउडर बना लें, 1/2 टीस्पून ताज़ा पानी के साथ वो लें और उसके बाद अदरक जीरा और पुदीना का कहवा ले लें, तो आपके ये वाले मसले भी हल होंगे और आपका शुगर आपने भी चाय लो। छोड़ने नहीं, जमील साहब का कहवा वहीं पे भाई अभी रमजान स्वाद नहीं है, रहेगी। ये उन दिनों की बात हो रही है मॉर्निंग शोज की डेज मसाइल की, ये तो ना अलग ना है। वो कल को हमारी भाई, मीम बनी वो सोशल मीडिया पे कि रमजान में जो कैमरे के इर्द गिर्द होके चाय ब्लड पीते। प्रेशर वाले हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले हैं, उन्हें क्या एहतियात करनी है रमजान के अंदर? देखिए जो ब्लड प्रेशर का है ना, उनको बहुत आसान है। अगर इन केस ऑफ रोजे के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? बड़ा आसान सा हल है कि पानी गर्म करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो पानी गर्म करें और अपने पाँव जो है ना वो यहाँ तक, पिंडलियों तक, उसके अंदर डुबो के जस्ट 10 मिनट बैठ जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, फर्स्ट क्लास किस्म का नीचे आ जाता है। सही। ज़रूरी नहीं कि हमको दवाई खाएंगे। हालांकि इसमें कुछ उलमाए दीन का ये फतवा भी आया हुआ है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जी इसमें अगर कभी कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ जाए तो लगाई जा सकती है, ये उनका कहना है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भी अगर फर्ज करें ऐसी कोई पोजीशन है, आपका बीपी हाई हो गया तो आप गर्म पानी में पाउंड डिप बोएं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम कोई गोली खाएंगे सही सही सही। या कोई टीका लगवाएंगे तो फिर ही ब्लड प्रेशर। रमज़ान के अलावा भी आम दिनों में भी गर्म पानी में पाउंड बोएं तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सही ठीक, सही सही। मुश्किल नहीं है कोई और उनके वो हमने लिए। इंसुलिन वाला मामला भी तो डिस्कस किया था ना कि जो लोग इंसुलिन पे वो लगा सकते हैं और इस तरह लगा के सकते हैं, बहुत वो वो अपना- ऐसे केसेस भी लेकिन हैं। अच्छा, कोई सहरी में हम जिस तरह से कोई लेयर लगाते हैं खाने की कि ये खाने के बाद ये खा लिया, ये खा लिया, सालन खा लिया, रोटी खा ली, उसके बाद दही, दही के बाद फिर लस्सी, अच्छा ये एक चीज़ कितना यहाँ पर ये प्रॉब्लम है? करनी है कि सहरी में या किसी भी वक्त हम जब दही ले रहे होते हैं या लस्सी ले रहे होते हैं तो उसके बाद प्लीज़ खुदा के लिए फिर आप बाद में चाय ना लें। चाय बहुत नुकसानदेह है और अगर लाजमी ही आपने चाय पीनी है आज मैं टारगेट हूँ। तो फिर आप लस्सी और दही से इज्तनाब करें। अच्छा, आपसे मुराद आप सवाल पूछ रहे हैं ना, वो देखिए ना वो चुप करके बैठे वो हैं, हालांकि अपना काम पीता कर है रहे हैं। लेकिन नहीं चुप करके बैठा है। वो अपना काम कर जाते हैं पूरा। जमील साहब, अब लोग ये भी बड़ी शिकायत करते हैं कि सुस्ती बहुत ज़्यादा रमज़ान में होती है, इबादत करनी है लेकिन उन्हें सुस्ती पड़ रही होती है। सहरी करते हैं तो वहीं सो जाते हैं, इफ्तारी करते हैं तो वहीं सो, सारा दिन भी सो के गुजारते ये हैं। भाईजान उनको होती है जो ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बसियारखोरी करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं सोना भी ऐसी, लेटना भी है, 10 बजे उठना भी है और उसके बाद फिर वो मतलब उन्हीं के यहाँ ये प्रॉब्लम होती है ना। सुबह उठें, जब उठ गए आप सहरी के लिए, सहरी करें, उसके बाद फजर पढ़ें, उसके बाद आप एक्सरसाइज वॉक करें, सुबह जरा बाहर निकलें, चिड़ियों की चहचहाहट को जरा सुने, परिंदे किस तरह से उस वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे हैं। आप सड़क में, गली में, पार्क में, जहाँ आप इजीली छत पे चले जाएं, कहीं भी आप वॉक एक्सरसाइज वो किस नीयत से करें? वो तो कहते हैं जो खुराक खाई है ये बचा के रखनी है इफ्तारी तक, इसे जलाना थोड़ी है। देखिए एकदम थोड़ी बनाना है हमने इसे। मेरे इख्तियार में हो ना तो मैं सुबह मैं कहता हूँ कि 1 घंटा एक्सरसाइज वॉक कर लें, खुराक को हजम करें और उसके बाद अपना डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसको खाली करें, ताकि उसके बाद जो रोजे की अफादियत है ना, जो रोजे की असर रूह है जिस्म के लिए, उसकी अफादियत भी तभी आएगी। और अगर हम इसको पेट भर भर के यहाँ तक ले आएंगे और महफूज रखेंगे और फिर इसको असर तक महफूज रखें, अल्लाह कि डकार भी आना चाह रहा हो ना, मिसाल दे देना, डकार भी आना चाह रहा हो तो वो कहते हैं मुंह बंद कर लो, डकार भी ना आए, ताकि भूख ना लगे असर तक। तो गलत है ना। फिर इसका मतलब है कि हम अपने जिस्म को आम दिनों में इतना नहीं खाते जितना हम रमजान में कर लेते हैं। तो रमजान में दस्तरखान बड़े वसी हो जाते हैं, उसको बड़ी बड़ी डिशेस होती हैं, कुन्ना गोश्त, पाया, ये बहुत सारी इस तरह की चीजें। लेकिन जो बच जाए ना सर, थोड़ा खाएं, सारों को टेस्ट कर लें चलें, लेकिन थोड़ा खा लें और जो बच जाए उसको फ्रिजों में इधर उधर डंप ना करें, बल्कि तकसीम करें मुस्तहिक लोगों में। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का। वाकई के रमज़ान में आप खैर भी बांटते हैं और जितने दस्तरखान, जितनी नेमतें आपके पास हैं, कोशिश करें दूसरों को भी दें, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं। और यस, एतदाल में खाएं और सहरी में भी आप ये सोच कर खाएं कि इफ्तारी तक ये नहीं है कि इसको महफूज करना है, बचाना है, बल्कि अपनी सेहत को देखकर अपनी फ्रिज पे इतना लोड ना डालें, एक मैदे पे लोड ना डालें, दूसरा फ्रिज पे लोड ना डालें, तकसीम करें। अगर कोई आपने कुछ ज्यादा बना लिया इत्तेफाक से, बल्कि नियत रख के बनाए कि हमने लोगों में तकसीम करना है, किसी के घर भिजवाना। बड़ी अच्छी रिवायत हुआ करती थी वहां के लोग एक दूसरे के घर सालन कोई ना कोई चीज है वो डेली बेस पे बगैर कोई त्योहार के दिन, त्योहार के बिना भी भिजवाया करते थे। सब लोग इफ्तारियां करवाते थे, लेकिन उज़ैर ने अभी तक मुझे इफ्तारी नहीं करवाई है। ये शिकवा आज आपका ये शिकवा दूर कर देंगे। नाज़रीन, देखते रहिए सदाए रमज़ान।
वेलकम बैक नाजरीन। आज यौम यतामा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुआशरे का सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक वजूद यतीम बच्चा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक को ईमान की अलामत करार दिया है और उनका माल खाने को आग खाने से तशबीह दी है। रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें इस ज़िम्मेदारी की तरफ और ज़्यादा मुतवज्जह करता है और सच यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इस बात की शहादत भी दी और उन्होंने दरमियानी उंगली मिलाकर भी दिखाया कि इस तरह से हों। बिल्कुल, अंगिश्ते शहादत और दरमियानी उंगली को मिलाकर दिखाया कि इतने करीब होंगे। पाकिस्तान में लाखों यतीम बच्चे आज भी बुनियादी तालीम और देखभाल से महरूम हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जैसे इदारे इस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर जनाब ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं, जो हमें इस अहम मौजू पर रहनुमाई भी करेंगे, बताएंगे भी कि जनाब क्या क्या काम हो रहा है, क्या वो अपने तौर पे कर रहे हैं और क्या कुछ होना बाकी है। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर ये बताइए, यौम यतामा का आगाज़ किस तरह से हुआ? हम देखते हैं कि अल खिदमत बड़े भरपूर तरीके से इसको एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट भी करती है। इसकी सरगर्मियाँ क्या सिर्फ पाकिस्तान में होती है या फिर जहाँ जहाँ पर अल खिदमत के मराकज़ हैं या जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर भी ये मनाया जाता है? जैसे आगाज़ में बताया इन्होंने कि ये तो एक मुसलमान जो भी है जो अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन और ईमान रखता है, तो उसको तालीम तो ये दी गई है कि जिसका बाप दुनिया से चला गया और बेसहारा जो बच्चा है तो उसको माशरे के थपेड़ों के हवाले नहीं करना, उसको हमने लुक आफ्टर करना है, संभालना है। तो ये सेंस तो जहाँ पे भी मुसलमान है दुनिया में उनके अंदर मौजूद है जी। 2013 के अंदर IHH एक बहुत बड़ा इदारा है, तुर्की बेस्ड है ये, तो वो भी यतीम बच्चों में काम करते हैं। तो उन्होंने ये इनिशिएट किया कि जैसे कि मदर डे है, फादर डे है, मज़दूरों का आलमी दिन है 1 मई, तो इस तरह से ये तबका जो है जो कि सबसे ही आप समझें कि जिसका वालिद दुनिया में नहीं है और कुछ संभालने वाला फैमिली मेम्बर भी ऐसा नहीं है जो बच्चों को संभाल सके, तो भी इनकी तरफ मतवज्जो करना चाहिए। तो उन्होंने इसको इनिशिएट किया और OIC जो है मुसलमानों का जो इदारा है पूरी दुनिया का, तो उसके अंदर फिर ये 15 रमज़ान जो था ये तय हो गया 2013 में कि इसको पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों में जो है यतामा डे के यौम यतामा के तौर पे, ऑर्फन डे के तौर पे मनाया जाएगा। उसके बाद फिर ये ज़ाहिर है अल खिदमत भी इसमें काम कर रही है, हम शुरू से इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जब 2005 का ज़लज़ला आया जी, तो उसके अंदर बहुत सारे इलाके ख़ास तौर पे कश्मीर और बालाकोट, आपको अंदाज़ा होगा, बिल्कुल ही वो सफ़ा हस्ती से मिट गए, सारी आबादियाँ गिर गई, बहुत लोग मरे उसमें। तो उसमें बहुत सारी ऐसी तादाद थी फैमिलीज़ की कि जिनके सरपरस्त और बड़े चले गए दुनिया से, बच्चे यतीम हो गए। तो उस मौके पे जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे रिहेबिलिटेशन का, तो वहाँ पे फिर ऐसी फैमिली से हमें सामना करना पड़ा कि जिनके वालिद मर गए बेचारे ज़लज़ले में और उन बच्चों का वाली वारिस ही कोई नहीं था। तो फिर इस काम को आप समझें कि अल खिदमत ने प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हमने इसके 2 मॉडल बनाए। एक मॉडल तो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है और दूसरा आगोश मॉडल है। फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में तो बच्चा अपनी वो रजिस्टर्ड हो जाता है, हमारे नीचे जो अल खिदमत कमेटीज़ है उनके ज़रिए से हमारा फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और वो फैमिली को जो डिज़र्विंग है, ये हर यतीम बच्चे की हम उस तरह से नहीं करते, वो यतीम बच्चा कि जिसको संभालने वाला कोई नहीं है, उसका रिलेटिव्स में से भी कोई उनका सहारा नहीं है। बाज़ गरीब फैमिली होती हैं वो अपने अपने बच्चों को संभाल रहे होते हैं, वो बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि वो अगर बच्चे छोटे हैं, वालिद फौत हो गया, तो ससुराल वाले तो उसको कहते हैं कि तू अपने वालिद के घर ही चली जाओ, तो वो अपने नानके के पास आ जाते हैं बच्चे। तो उस तरह की फैमिलीज़ को फिर हमने उस वक्त आइडेंटिफाई किया और हमने फिर आगोश एक इदारे का, यानी था तो वो यतीम खाना, लेकिन उसको नाम हमने आगोश दिया कि ये बाप की या माँ की आगोश है, ताकि बच्चे को एक अपनाइयत का और मोहब्बत का उसमें एक पूरा मैसेज आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक कितने बच्चे हैं पाकिस्तान में यतीम बच्चे जिनकी किफ़ालत की जा रही है? हमारे पास जो तादाद है वो 35,000 के करीब है कि जिन बच्चों की हम पूरी कफ़ालत कर रहे हैं। उनमें उनकी तालीम है, उनकी खुराक है, उनकी किताबें हैं, उनके कपड़े हैं। और जो आगोश मॉडल है, ये जो हमने अटक से 2005 में जिस आगोश का आगाज़ किया था पाकिस्तान में, एक आगोश है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 25 आगोश है मुल्क के अंदर और 5 हमारे ज़ेर तामीर हैं। तो आप समझें कि अगले साल में 2026 के एंड तक या 27 के शुरू में ये 30 आगोश होंगे ऑर्फनेज,
और इसमें वो बच्चा आ जाता है और उस बच्चे की पूरी जो कफालत है, उसकी तालीम, उसकी खुराक, उसकी सेहत, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और वो सारा अलखिदमत उसको बेयर करती है। वो हमारे पास ही बोर्डिंग में रहता है और अपने मदर के साथ वो मिलता है, घर भी जाता है, उसके वालिदैन उधर भी आके माँ और भाई उसको मिल सकते हैं। ज़िक्रुल्लाह साहब, इस तरह के बच्चे जो हैं या इस तरह की फैमिलीज जिनकी आप कफालत करते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे होते हैं, तो उसको आप लोग उसका ख्याल कैसे रखते हैं, उस चीज़ को कैसे एड्रेस करते हैं? अच्छा, ये तो यानी आपने जो बात की है ये बहुत अहम बात है कि हम वहाँ पे हर आगोश के अंदर भी और जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, जो रेजिडेंशियल नहीं है, अपनी माँ के पास ही बच्चे रहते हैं और हम उसकी मदर के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो उसके अंदर दोनों में मेंटोर हमने रखे हुए हैं। अच्छा, आगोश में तो मेंटोर है जो उनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ज़ाहिर है एक बच्चा अगर इस साने से गुजरा है कि उसका वालिद उसकी आंखों के सामने फौत हो गया, छोटा बच्चा है, वो क्लास नर्सरी का है, 1 का है, 2 का है, तो उनकी हम साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करते हैं। सही। उसके साथ फिर ये है कि उनकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का हम बंदोबस्त करते हैं और उनके अंदर ये चीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई मसला नहीं, हमारे नबी भी जब पैदा हुए तो वो यतीम पैदा हुए। इतनी बड़ी शख्सियत जो है, अल्लाह ने उनको यतीम पैदा की है और वालिद तो पैदा होने से पहले दुनिया से चले गए, फिर छोटे से थे अभी तो माँ भी दुनिया से चली गई और फिर दादा पाल रहे थे, दादा भी दुनिया से चले गए। यानी आप देखें ना कि पै दर पे अल्लाह ताला ने, तो इसके अंदर भी एक सबक है कि जो अगर मुआशरे में अगर कभी ऐसी मुश्किल आए तो ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि फिर उस बच्चे की साइकोलॉजिकली हम उसको खड़ा करें। कभी परेशान नहीं होना। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पे उभर सकते हैं और पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, तो भाई आप क्यों नहीं खड़े हो, आप भी उन्हीं के उम्मती हैं। तो इस तरह से उस बच्चे की हम सेहत का, उसकी साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ है उसका, उसकी फिजिकल ग्रोथ, स्पोर्ट्स का पूरा बंदोबस्त उसमें आगोश में करते हैं और उसकी हेल्थ की भी पूरी स्क्रीनिंग हम करवाते हैं। अच्छा, इसी तरह से जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है जी, उसमें फिर ये कि हम एनुअल स्क्रीनिंग करते हैं उन बच्चों की। सही। और उनकी मदर की भी करते हैं, उनकी माँ भी आती है, उसका बच्चा भी आता है। जैसे लाहौर है तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हम वो पूरा, ये नहीं कि आगोश में लेते हुए बस एक दफा स्क्रीनिंग करवाई, साल बाद दोबारा होती है। एनुअल स्क्रीनिंग है उन बच्चों की सेहत का। अच्छा, फिर खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो म्यार है हमारे आगोश का, अगर आप ज़रूर विज़िट करें, ये शोहपुरा में भी है, लाहौर में भी 2 बन रहे हैं अभी, तो आप उसको ज़रूर विज़िट करें, आप खुश होंगे। वो खाना इतना मयारी खाना होता है बहुत ज़बरदस्त बात है कि मयारी खाना भी, तालीम भी, तरबियत भी, हर तरह की जो है तरबियत दी जा रही है बच्चों को। अच्छा, कैटेगराइज कैसे किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस बच्चे को यहाँ ज़रूरत है? अच्छा, उसमें ये कि हमारा चूँकि हमारा पेज है उसके ऊपर हर चीज़ की फॉर्म पड़े हुए हैं, जो जिसमें हेल्प लेना चाहता है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है, फ़ोन नंबर पे फ़ोन से रब्ता कर सकता है। हमारा डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम का पूरा सेटअप मौजूद है। इसी तरह से आगोश का बोर्ड है पूरे मुल्क में। एयर मार्शल फारूक हबीब साहब जो हमारे नायब सदर हैं, वो स्पोर्ट के चेयरमैन हैं, वो उन सारे आगोश को लुक आफ्टर करते हैं। तो बच्चा हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है और फिर हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो सिलेक्ट करती है उनके हालात का पूरा तजिया करने के बाद कि ये बच्चा जो है इसको हम आगोश में लेके जाएं या इसको इसकी मदर के पास ही रखें और फिर इसकी मदर का अकाउंट हम खुलवा के तो उसमें पैसे भेजें जिससे इसकी तालीमी ज़रूरत पूरी हो। सर, लास्टली बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं और जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या अपील करेंगे? बच्ची, मेरा ख्याल है कि ये तो इतना बड़ा अजर का काम है जिसकी बात आप लोगों ने खुद ही कर दी कि प्यारे आका ने फरमाया कि जो यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखता है, उसकी कफालत करता है, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो ज़कात भी लगती है, इसके ऊपर तो आपके सदकाते जो दूसरे हैं हसना वो भी इस पे लगते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि अगर अब देखें पाकिस्तान में 46 लाख बच्चे हैं यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक जो यतीम है, 46 लाख। अच्छा, हम तो उनमें से सिर्फ 32,000 को कैटर कर रहे हैं, 35,000 को कैटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी तादाद बहुत ज्यादा। और आप जैसे लोग जो हैं, मुखय्यर हज़रात जो हैं, उनकी ज़रूरत है खिदमत को भी कि आप आएँ और अपना हिस्सा डालें ताकि वो जो इतनी बड़ी तादाद है यतीम बच्चों की, उनकी कफालत की जा सके। तो यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज 15 रमज़ानुल मुबारक का वो पुरनूर दिन है जब कायनात के सबसे मोतबर घराने में खुशियों ने दस्तक दी। वो हस्ती जिनका नाम खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रखा,
जो शक्लो शबाहत में अपने नाना के इतने करीब थे कि देखने वाले को दीदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान होता था। और उज़ैर, आज का दिन सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि उस सब्र और हिकमत को समझने का दिन है जिसने उम्मत को बिखरने से बचाया। बिल्कुल, इमाम हसन मुश्तबा की ज़िंदगी इसार का वो इस्तियारा है जहाँ इक़्तिदार को उम्मत की बका पर कुर्बान किया गया। आपने सिर्फ 6 माह मसनद खिलाफत को जीनत बख्शी, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में अदल फ़ारूकी की वो मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आज उसी अजीम सीरत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर अमजद जाफरी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आज के पुरफतन दौर में फ़िक्र हसन हमें किस तरह से जोड़ती है। इमाम हसन की पैदाइश पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत के अलामा साहब अगर हम देखें तो वो कौन से पहलू हैं जो वालिदैन के लिए औलाद का दर्स बन सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमें ये दिन नसीब फरमाया और इस पे बोलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। जी बिल्कुल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जैसे मेरी बहन ने इरशाद फरमाया कि जो नाम है वो अल्लाह ने रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया उसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत बड़ी तोहमत थी कि नाउज़ बिल्लाह आप अबतर हैं, यानी दुम कटे हैं, आपकी औलाद नहीं है। तो अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ये जो तोहमत नारवा है जो दूर की इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुनिया में आमद से ये दूर कर दी और ज़मानत दे दी, या रसूल तेरा दुश्मन अबतर हो सकता है, तू कभी अबतर नहीं हो सकता। लिहाजा इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो कुरान करीम अज़मतों के मयार को इस तरह कुछ बांधता है कि अगर कुरान तज़किरा करता है तौहीद का तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मज़हर सिफ़ात इलाहिया है। यानी अल्लाह की सखावत को देखना हो तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान चल रहा है, और अल्लाह की जो है करामत को देखना हो तो तमाम मुस्तज़अफ़ अफराद को आज़ाद करके, चाहे वो लोगों की इस्तिबदाद और जुल्म में थे, चाहे वो लोगों के ग़ुलाम थे या अपने नफ्स के ग़ुलाम थे, उन्हें आज़ाद कर कर के बताया कि करामत है ये। और इसी तरह अगर कुरान करीम में जो है कुरान का तज़किरा करा है तो कुरान नाते के कुरान बन के रासिखून फिल इल्म बन के जो है कुरान की तावीलात उम्मत को समझा के बताया, अमल करके बताया कि मैं हसन इब्ने अली कुरान इतना जानता हूँ। इस कदर अजमतें हैं। और अगर कुरान में रिसालत का तज़किरा है तो जौहर रिसालत हसन इब्ने अली, क्या बात है। और अगर कुरान में नबुव्वत का तज़किरा है तो मादन नबुव्वत जो है वो इमाम हसन जो है वो ज़ात अक़दस है। और अगर हम जैसे आपने इशारा कि तरबियत में जाएं तो वहदत का दर्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ने जिस तरह उम्मत को दिया कुर्बानियाँ दे दे के, तो वो वहदत का दर्स का मजहर इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है। यानी हुकूमत दे दी दुनिया के मामलात को देखते हुए, तारीख गवाह है इसकी, लेकिन उम्मत को बचा लिया, उम्मत को वहदत दे दी। लोग जो भी इस तनाजुर में ले बैअत की, नहीं, जन्नत के सरदार कभी बैअत नहीं किसी के करते, क्योंकि फरमाया था मिस्ली ला युबायु मिस्ला, ये मशहूर हो गया अब तो जुमला दुनिया में। हसन अलैहिस्सलाम शबीह रसूल सीरत के अगर हम आज के दिन बात करें तो वो कौन से औसाफ थे जो आपको अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरसे में मिले, जिनका तज़किरा अहादीस में भी कसरत से हमें मिलता है? सबसे पहले रसूल अल्लाह वली खुदा है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को विलायत रसूल अल्लाह से मिली। रसूल अल्लाह खलीफतुल्लाह बरहक हैं। खलीफतुल्लाह सबसे पहले तो रसूल है ना, आदम भी खलीफा है ना, तो उससे पहले यानी खलीफा क्या, यानी सिफात इलाहिया का रखने वाला, इल्म इलाहिया का रखने वाला, उससे बढ़ के रसूल आज़म की ज़ात से कोई हो नहीं सकता। और वो खिलाफत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिली। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए सदाकत का, तो रसूल अल्लाह ने मुबाहला में लेके मैदान मुबाहला में बताया कि मेरी सिर्फ सदाकत का मजहर हसन इब्ने अली है। और अगर तहारत का बताया जाए, किसा हदीस किसा पढ़ते हैं, हदीस किसा में सबसे पहले तहते किसा आने वाली शख्सियत रसूल अल्लाह से मुल्हक होने वाली हसन इब्ने अली है। पता चला तहारत भी मिली, सदाकत मिली, सखावत मिली, कुरान नातिक भी हैं। तमाम में ये मुआरत में चलते चलते
इल्म का ऐसा मजहर है कि एक शख्स आता है आके अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे चंद सवाल हैं, तो मौला फरमाते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, मेरा बेटा हसन हाजिर है तुम्हारे जवाब देने के लिए। उसने सवाल ये किया, ये आलम इस्लाम सुन ले, ये दुनिया सुन ले, साइंस आज इजादात कर रही है। उस वक्त ये 3 सवाल बड़े अहम सवाल हैं, बड़े इंटरेस्टेड सवाल हैं नौजवानों के लिए। पहला सवाल किया कि मौला ये फरमाइए कि जब जो है वो हम सोते हैं तो हमारी रूह कहाँ जाती है, क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं जी। और दूसरा सवाल ये कि हम कोई चीज याद करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर दोबारा हमें जो है याद कैसे आ जाती है। और तीसरा सवाल ये कि ये जो बच्चे दुनिया में आते हैं, कोई निनियाल पे शक्ल में जाते हैं, कोई दिदियाल पे जाते हैं, इसकी क्या वजह है। सही, ये अहम इतने सवाल हैं कि कोई जवाब बाब मदीनतुल इल्म का बेटा इसका जवाब दे सकता है, वही जवाब दे सकता है कि जो इब्ने हजर मक्की लिखते हैं सवाए के मुहर्रका में, वो झूले में रह के हसन इब्ने अली जो है वो मुतालिया करते थे लोहे महफूज का। लोहे महफूज का जो मुतालिया करता है वही जवाब दे सकता है। वो फरमाते हैं सुन ले, मुख्तसर कर रहा हूँ इसमें ताकि तूल ना हो जाए, सुन लो कि जब इंसान सोता है उसकी रूह उसके बदन से जुदा हो जाती है। अच्छा। ज्यादा जुदा नहीं होती, ज्यादा हो तो फिर इन्ना लिल्लाह हो जाएगा जी। जुदा होती है लेकिन रहती ऊपर है, भी पूरा रहती ऊपर है। वाह, सही। अच्छा, कहाँ रहती है? ये जो हल्की हवा चल रही है जी जी, जिससे सांस ले रहे हैं, इससे मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है इससे। और ये हवा, बड़ी हवा जो तेज हवाएं आंधियां हैं, उससे मुंसलिक है। और आंधियां अल्लाह ताला ने मलाइका को अम्र किया कि इसको कंट्रोल करना, और मलाइका के ऊपर उलिल अम्र है, और उलिल अम्र से ऊपर अम्र इलाही है। ये पूरी चेन है सिस्टम की। तो फरमाया कि जब इंसान सोता है तो ये मुअल्लक रहती है। अगर अम्र इलाही उलिल अम्र को मिल जाए, और उलिल अम्र जो है वो साहिबाने अम्र मलाइका को कहे कि तू ये जो है वापस पलटा दे, तो वापस पलट जाती है, वरना फिर इन्ना लिल्लाह हो जाता है। वो जब करवट बदलता है उठ जाता है, उठ जाता है। जवाब नहीं है, समझाया भी है, समझाया लॉजिक। और दूसरा ये फरमाया कि जब हम जो है वो कोई चीज याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो उन्होंने जो हार्ड डिस्क आप मेमोरी सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में, तो कहा ये छोटे छोटे डिबिया बनी हुई है। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते छोटी छोटी डिबिया बनी हुई हैं जिसमें जो है चीजें, तस्वीरें रकम हो जाती हैं, बात अल्फाज रकम हो जाते हैं, मेमोरी में आ जाता है, और वो डब्बी बंद हो जाती है। और जब इंसान चाहता है तो वो डब्बी का, यानी कि इस तशबीह दिया, उसका ढकना खुलता है और वो मालूमात निकलती है। और बाज़ औक़ात वो डब्बी का ढक्कन जो अड़ जाता है, रुक जाता है, और तुम हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे दरूद भेज के सेविंग भी करना और दरूद भेज के डिलीवर भी करना। वाह वाह, खूबसूरत। और तीसरी बात थोड़ी सी सरबस्ता अर्ज करूंगा कि फरमाया कि जो जहां बच्चा तश्कील पाता है उसमें जो टिश्यूज होते हैं उसकी दीवारों के साथ, वो टिश्यूज कुछ जो हैं वो दीवारों के साथ ननियाल वालों के होते हैं, और सेंटर में जो है वो ददियाल वालों के होते हैं। और जो बच्चा अल्लाह अम्र करता है तो जो टिश्यू जिससे मिल जाता है उसकी तरह की शक्ल करार पा जाती है। वाह वाह, आज आप क्लोनिंग का ये सवाल होते हैं, जबरदस्त। क्लोनिंग का मसला देखें, जी, खुलिया जो देखें, डीएनए देखें, ये सब साइंसिस जो हैं वो उनके कलाम में मौजूद हैं। और उससे बढ़ के ये फरमाया अमली तौर पर लीडरशिप के सिफात देखें, जिसमें टॉलरेंस, हिकमत, दीन को प्रायोरिटी देना, दीन को अहमियत देना, औलवियत देना। अपनी हुकूमत को औलवियत नहीं दी, कहा मेरे नाना के दीन की बचत इसमें है कि मैं यहाँ पे सुलह कर लूँ। प्रोफेसर साहब, बहुत खूबसूरत बात। वाकई जो सारी चीज़ें पहले बयान कर दी वो आज साइंस डिस्कवर कर रही है, जान रही है। आज की पोलराइज सोसाइटी में हम देखते हैं बड़ा फ़िरका वारियत का बहुत दौर है, यूनिटी नहीं है। तो दर्स सुलह का क्या दर्स है, किस तरफ हमें लेकर जाता है इमाम हुसैन का जो दर्स है कि इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहे हमारी कौम। देखिए कि ये जहन में हम रखें कि सुलह या जंग ये दोनों जाती अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं और दोनों ही कुफार के साथ कर चुके हैं। यानी रसूलुल्लाह ने जंगें भी लड़ी हैं, जंगे बदर लड़ी है, जंगे उहद लड़ी है, जंगे खंदक हो, खैबर हो, ये जंगें भी लड़ी हैं, और सुलह हुदैबिया में सुलह भी की है, फतह मक्का भी हुआ है। पता चला ये जो स्पेसिफिक चीजें ये वक्त की जरूरत है जी। ये जो अल्लाह का अम्र है, क्योंकि अल्लाह हकीम है, आलिम कुल है, वो जानता है कि इस वक्त क्या किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो ये तय करती कि हुज्जत खुदा ये तय करती कि इस वक्त किसकी ज़रूरत है।
इसीलिए रसूलुल्लाह के किरदार में भी मिलता है और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार में भी मिलता है। जिस वक्त ज़रूरत थी उम्मत की वहदत और इस्लाह इसमें थी कि सुलह की जाए, उस वक्त सुलह की। और जब मसलहत ये थी कि बातिल जो है वो खुल के सामने आ चुका है, निफाक के पर्दे हट चुके हैं, तो यजीदियत जो है राज करने जा रही है और दीन मुनहदम हो रहा है, तो वहाँ पे कहा क़याम करना है और वहाँ जान देनी है और वहाँ जंग करनी है। और जंग दो तरह हो सकती है, मुमकिन है खैबर की तरह नतीजा निकल आए और मुमकिन है जो है वो करबला की तरह नतीजा निकल आए। आज भी पूरी दुनिया को समझाया जा रहा है, वही मकतब समझा रहा है कि किस तरह जो है वो इन दोनों सूरतों पे आप डायलॉग में भी आ जाओ। अगर सुलह करनी है तो ये नहीं है कि सुलह जिल्लत के साथ करनी है, इमाम नहीं। हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के माशाल्लाह बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम डिस्कशन कर सकते हैं और वक्त बहुत कम है। आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि सखावत उनकी बड़ी मशहूर है, सखावत से मुताल्लिक ज़रा कुछ वाक़यात अगर आप शेयर करें, उस पर रोशनी डालें। देखिए, सखावत में दो, एक मजहर सखावत इलाहियाँ हैं, तो उसकी दलील है दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हर घर में उनके नाम से जो है अकीदत के साथ बिछा है और लोग खाते हैं और बरकत हासिल करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बहुत ही कॉमन जो है वो है, सखावत में सिर्फ माल में सखावत नहीं है जी, जो हुकूमत उठा के दे दे, यही मेरा नुक्ता है, जो हुकूमत उठा के दे दे की नोक पे हुकूमत रखते हैं, तो ये सखावत इलाहिया के मजहर हैं। और दूसरी बात ये, सिर्रन कुरान कहता है तुम अलनन भी सखावत करो और छुप छुप के भी सखावत। और ये दोनों चीजें इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद, जब हजरत की शहादत हुई थी तो गुस्ल दिया जा रहा था, तो निशान मौजूद थे किसके, वो बोरियां उठा उठा के लोगों के घरों तक पहुंचाते थे रातों के वक्त, यतीमों के यहाँ, नादारों के यहाँ, बेकसों के यहाँ। और जब एक गुलाम जो है अपने बैठा है और वो एक कुत्ते को भी जो है वो दे रहा है, दो अलबत्ता मजमून है इस रवायत के कि वो बैठा है और कुत्ते को भी दे रहा है लुकमा और खुद भी अपना एक लुकमा खा रहा है अलग से। तो कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? कहा कि वो मुझे हया आती है कि ये भूखा रह जाए। तो उस वक्त फरमाया गए, जाके उस गुलाम को भी खरीदा, उस बाग को भी खरीदा, उस गुलाम और बाग को वो बख्श दिया, कहा तुम भी आज़ाद हो और ये बाग भी तेरा है। और इतने हजार दिरहम जो है वो सखावत की। लेकिन सखावत में सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि इमाम हसन मुजतबा सलामुल्लाह अलैह के सदक़े में जो है वो हक आया हुआ और यजीदियत के जो है चेहरे से पर्दा भी। बहुत खूबसूरत बात, हक बात। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे उनके रास्ते पर चलने की। जो दर्स, जो अकल फ़हम, जो सखावत उनकी थी, उनका ज़रा भी अगर हमें मिल जाए तो शायद हमारी ज़िंदगी बन जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।